आज का विषय है छायावाद। छायावाद का अर्थ, छायावाद की परिभाषा, छायावाद की समय सीमा और छायावाद के जन्म के कारण। द्विवेदी युगीन कविता के बाद हिंदी काव्य साहित्य में छायावाद का जन्म हुआ। इसका प्रारंभ 1918 ईस्वी से हुआ। छायावाद की कालावधि 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है, क्योंकि छायावादी कवियों जैसे प्रसाद, पंत, निराला व महादेवी की काव्य रचनाएं लगभग इसी समय लिखी जा रही थी। प्रसाद द्वारा लिखित झरना 1918 में, यानी कि छायावादी युग और छायावादी कवियों में उनके लेखन में जो साम्यता थी वही छायावाद की काल सीमा को पुष्ट भी करती है कि प्रसाद द्वारा लिखित झरना 1918 में, निराला की जूही की कली 1916 में, पंत द्वारा लिखित पल्लव की कुछ कविताओं का प्रकाशन 1918 है। इधर प्रसाद की कामायनी का प्रकाशन काल भी 1935 है। और तो और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी 1936 ईस्वी में ही हुई। इन दोनों कौन? प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए छायावाद की समय सीमा 1918 से 1935 ईस्वी तक मानना बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है। छायावाद के जन्म के कारण, यानी कि छायावाद का जन्म किन कारणों से हुआ। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ, क्योंकि जहाँ द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान एवं स्थूल थी, वहीं छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म थी। कालांतर व्यंग्यात्मक अर्थ में प्रयुक्त छायावाद शब्द जब रूढ़ हुआ और शनै शनै सर्वमान्य भी हो गया, इसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था। भान यानी मालूम पड़ता था, प्रतिध्वनि होती थी और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। अब छायावाद की परिभाषाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, यह कहकर कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा, सारांश यह है कि सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है। स्थूल शब्द बड़ा व्यापक है, इसकी परिधि में भी सभी प्रकार के बाह्य रूप, रंग, रूढ़ियाँ आदि सन्निहित हैं और इसके प्रति विद्रोह का अर्थ है। उपयोगितावाद के प्रति भावुकता का विद्रोह, नैतिक रूढ़ियों के प्रति मानसिक स्वातंत्र्य का विद्रोह और काव्य के बंधनों के प्रति स्वच्छंद कल्पना और टेक्निक का विद्रोह। सुरेश चंद्र त्यागी छायावाद के बारे में लिखते हैं कि छायावाद के बाद एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण से संपन्न, नवीन कल्पनाओं से युक्त और नूतन कला विधान से विभूषित आंदोलन है। स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता का आग्रह छायावादी काव्यों की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा भी जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा भी दृष्टव्य है। उन्होंने लिखा, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। इसके पश्चात महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। इस संदर्भ में छायावाद के जो कवि हैं उनके नाम इस प्रकार हैं
कि इस काल में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र, जगन्नाथ मिलिंद आदि प्रमुख हैं। और अंत में छायावाद की काल की विशेषताएं, यानी कि छायावादी काव्य की क्या विशेषताएं रहीं, अब उनका जिक्र होगा। आत्माभिव्यंजन पहली विशेषता है छायावाद की, आत्माभिव्यंजन। तो आत्माभिव्यंजन से आशय है छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसादकृत आंसू काव्य और पंतकृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती है। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा, निराशा, इन सब में कवि के अपने जीवन की निराशा की ही अभिव्यक्ति हुई है। और इसी क्रम में महादेवी वर्मा की कविताओं में भी अभिव्यंजना की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है, जैसा कि उन्होंने वेदना प्रधान कविताएं लिखी और ये सब उनकी आत्माभिव्यंजन को ही व्यक्त करती हैं। दूसरी बिंदु है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म और उदात्त है। इसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रमी। जैसे कामायनी में प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हुए लिखा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। उन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए। इस संदर्भ में निराला की जूही की कली की कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से। इसी क्रम में जो है पंत की अन्य पंक्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। क्षमा कीजिए, ये जो है ये पंक्तियाँ प्रसाद जी की हैं। और इसी संदर्भ में कवि पंत ने वियोग व्यथा का भी मार्मिक वर्णन करते हुए लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और अब है नारी भावना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये पंक्तियाँ थीं प्रसाद जी की नारी भावना को व्यक्त करने वाली। ये पंक्तियाँ उन नारी की दया, क्षमा, करुणा, प्रेम और आदि गुणों की परिचायक है। निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया और लिखा, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद भी माना है। पंत जी की मौन निमंत्रण कविता में ये बहुत अच्छे से दिखाई देती है, जब वो ये कहते हैं, न जाने कौन नए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान,
सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद जी भी कामायनी में इधर स्थल स्थल पर कहते प्रतीत होते हैं कि पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। इसके बाद में छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही प्रकृति चित्रण। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप लगाते हुए उसे हंसते रोते गाते दिखाया है। जब मोह नामक कविता में कविवर पंत जो है स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी के सौंदर्य में आकर्षण होता है, और वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल भी से इस जग को। अर्थात कवि पंत अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नारी सौंदर्य के पर प्रकृति सौंदर्य अभी भी हावी है। दुख और वेदना की आवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना युक्त भावों की अभिव्यक्ति भरपूर हुई है। महादेवी जी तो वेदना की कवित्री हैं ही। अपने विवल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी था, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो दुख और वेदना की इसी पीड़ा को प्रसाद ने जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, कह के भी संबोधित किया। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी भरपूर दिखाई देते हैं।